पाकिस्तान में एक प्रोफेसर शेर अली हुए बन्नो कॉलेज में, अभी मैं बिल्कुल 5-6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। उनको इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने कॉलेज में डार्विन की थ्योरी पढ़ा दी थी। उनको माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। बिल्कुल। वहाँ एक मौलाना मौदूदी हुए थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने वहाँ के पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव किए थे। और मैं जो आपकी बात सुन रहा था, जब मैंने पूछा तो किस वक्त की बात है, कि जब आपने कहा तो 12th सेंचुरी की बात है, तो मेरी हैरानी का सबब ये था कि 12th सेंचुरी में इस्लामिक स्कॉलर इस नतीजे पे पहुंचे थे कि धरती के आसपास जो है सूरज घूम रहा है। और पाकिस्तान में अभी महज 20-25 साल पहले बाकायदा इस तरह की किताबें लिखी गई। वहाँ पर एक शेख अब्दुल अजीज़ इब्रबाज हुए, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी और किताब से स्थापित किया कि कैसे जो है वो जो चीज़ें हैं वो उल्टी हैं। और फिर हम कहते हैं कि दुनिया हम पर लानत क्यों थोपती है। मतलब पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में हम्म। पेपर पेश किया गया है जिसमें उन्होंने अल्लाह मियाँ की इक्वेशन निकालने की कोशिश की थी। बताइए। हमारे यहाँ हम्म एग्जैक्टली वही चीज हुई है अभी। हम्म उनके यहाँ 70 के दशक में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल फिजिक्स की, जहाँ पेपर प्रेजेंट किया गया था। हमारे यहाँ साइंस कांग्रेस में कहा गया कि हमेशा से प्लेन थे और हम ऊपर भी उड़ा सकते थे, नीचे भी लेकिन उड़ा गौर साहब सकते थे, एक यहीं चीज पर। मुझे बताइए, चलो मैं इस साउथ एशिया को छोड़ देता हूँ, हम इस पे तमाम तरह की वजह बता सकते हैं। पॉलिटिक्स हो सकती है, हम कह सकते हैं कि हो सकता है आर्थिक विपन्नता हो, हम उतने अमीर नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी मुस्लिम ममालिक की बात करें जहाँ पैसा भी है, इवन कि मैं इसको टर्की को भी इसमें शामिल करूंगा, अगर हम हिस्ट्री पे गौर करें, आप मुझे ज़्यादा बताइए, आप इस बारे में और आपने सोचा होगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के आसपास मुसलमान हैं। और अगर हम इतिहास पे गौर करें, नोबेल पुरस्कारों के 100-125 सालों के इतिहास पे, तो सिर्फ 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, और इन तीनों ने अपने मुल्क से बाहर जाकर रिसर्च की है। तो अगर हम साउथ एशिया को छोड़ भी तो बाकी जो 57 जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी कोरोना भी आया, तो किसी भी एक कंट्री में उन्होंने कोई कोविड की वैक्सीन बनाने की ऐसी कोशिश नहीं की। तो जहां पैसा भी है, वहां ये टेम्परामेंट वहां पर भी इस तरह से गायब क्यों, वहां इस तरह की कोशिशें क्यों नहीं? साइंटिफिक टेम्परामेंट दौलत से नहीं आता। साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में अंधविश्वासों को दूर करने से आता है, और जो पॉलिटिक्स है उससे धर्म को दूर रखने से आता है। इसीलिए वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर के कह रहे हैं कि साइंस से उन्हें प्रॉब्लम है। जाहिर है कि जब सवाल आप पूछना शुरू करेंगे और ब्रह्मांड के बारे में पूछेंगे और इंसान की उत्पत्ति के बारे में पूछेंगे, तो ये भी तो पूछेंगे राजा किसने बनाया इन्हें। फिर आपका ये भी तो चैलेंज होगा कि अगर भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, तो राजा साहब जो गद्दी पे बैठे हुए हैं कहाँ से पैदा हो गए भाई, क्यों है ये वहां पर, और हमारे यहाँ क्यों डेमोक्रेसी नहीं है। ये सारे सवाल उठेंगे, और ये बड़े खतरनाक सवाल हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये नाइव क्वेश्चन हो कि भोलेपन से पूछ लिए जाएं। ये सवाल खतरनाक होते हैं सत्ता के लिए। सर इसमें एक चीज तो जो आपने अभी हमने जिक्र किया कि एक पहली जो सोच है वो तो यही है कि पुनर्स्थापनावादी सोच है कि जो हमें दोबारा से अपने दीन को कायम करना। और अगर हमने, मैं चूंकि शुरुआत मैंने इस्लाम से की थी और आपके हवाले से उस पर की ताकि आप रोशनी डालें, उसका नुकसान भी हुआ जो वहाबिज्म आया। दूसरी सोचना जिसकी सर सैयद बात करते थे कि हम एक पुनर्निर्माणवादी सोच की बात करें कि चलिए जो है उसको हम खारिज नहीं करते हैं, लेकिन इसी चीज के मायने क्या हैं, इसको मॉडर्न तरीके से कैसे सोचें, उस नजरिए की बात की। और सर सैयद ने इस बारे में बहुत काम भी किया और उनको बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। उसके बाद एक दो स्कॉलर और भी आए थे, मैं उनके नाम मेरे सर सैयद अमीर अली ने भी इस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने बाकायदा द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाम से किताब भी लिखी। उनकी भी सोच यही थी कि चीज़ों को करेक्ट। पुनर्परिभाषित करें और विज्ञान के, अगर मैं कुछ गलत हो तो मुझे टोक दीजिए, नहीं, सही कह रहे हैं आप। कि विज्ञान के नज़रिए से बताएं कि ये है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ज़िंदगी को हम अपने तरीके से समझेंगे ना। तभी उन्होंने यहाँ तक, उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है सर सैयद का, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें सच में लड़ाई लड़नी है, जंगजू बनना है, तो तुम्हें जो ये जंग है, अगली जंग पश्चिम के खिलाफ विज्ञान के फील्ड में आके उतरनी होगी, और ये असली जिहाद होगा। उन्होंने यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल किए। करेक्ट। ये फिर टेम्परामेंट है, या ये कहूँ ये जो मोमेंटम उस वक्त बना था, बनाने की कोशिश की थी, ये आपको फिर आगे कहाँ जाता देखा? एक तो ये मोमेंटम बन नहीं पाया नहीं कभी। पाया, हाँ। ये स्पोरैडिक एफर्ट्स रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं, वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, दोनों में एक सा ही दिखाई देता है। पर ये एक लेवल के ऊपर कच्ची समझ के थे, और उस वक्त इससे ज्यादा पक्की समझ हो भी नहीं सकती थी शायद समाज में। उनकी सोच कच्ची थी।
हाँ, मैं इसको कच्ची इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े लोग थे। ऐसा नहीं है कि राजा राम मोहन रॉय कोई बड़ा दिमाग नहीं थे, नहीं, मैं जिनका मैंने अभी इस्लामिक स्कॉलर या जिनकी सर सैयद बड़ा दिमाग नहीं थे, या अली साहब जिनका आपने जिक्र किया, ये लोग बड़े दिमाग के लोग थे, पर ये अंदर से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे वो हिंदू धर्म के अंदर हो, चाहे वो इस्लाम के अंदर हो, दोनों धर्म, बड़े धर्म जो हमारे यहाँ थे, उनमें अंदर से लाने की कोशिश कर रहे थे। ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कि साइंस है अच्छी चीज, जरा साइंस के नजर से देखो अपने मजहब को, तो साइंस से दोस्ती करो। ये एफर्ट था उनका। इनका सीधे ये कहना नहीं था कि भाई धर्म को अलग रखो और साइंस को अलग रखो। अगर ये स्कॉलर्स ये पोजीशन लेते जो रेनेसां के वक्त यूरोप में ली गई, तो मेरे ख्याल में आज कहीं ज्यादा बड़ा फायदा हो। लेकिन इस पर सर थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट ये है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो उनकी अप्रोच थी वो उस वक्त के लोगों की जहनियत को लेकर थी? उनको पता था कि ये लोग इस हद तक धंसे हुए हैं कि इनको बिल्कुल ही किसी एक्सट्रीम बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल होगा, तो अभी इनको इस बात के लिए तो कन्विंस करो कि जो हाथ में पकड़ा उसको मत छोड़ो, लेकिन दूसरा हाथ हमें दो, दूसरा हाथ विज्ञान को थमा दो। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ विज्ञान को थमा दो और अपनी जड़ों से कट जाओ। शायद उनको इस बात का इल्म होगा कि इन लोगों को पूरी तरह अपनी जड़ों से काटना मुमकिन नहीं है। हाँ, उसकी कई वजह हैं। वजहों पे जाएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बहुत सारी वजह निकलती है, क्योंकि मेजर लड़ाई हमारी अल्टीमेटली तो इंपीरियलिज्म के खिलाफ चल रही थी। अंदर की लड़ाई जो थी वो सेकेंडरी लड़ाई थी, हालांकि वो भी लड़ना ज़रूरी था, उसके बिना हम इंपीरियलिज्म से भी नहीं लड़ सकते थे। तो वजह तो कई हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने ये पोजीशन ली, जिसको हम रिफॉर्मिस्ट पोजीशन कहते हैं। साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने के लिए एक लिमिट के बाद ये रिफॉर्मिज्म, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे क्रिश्चियंस में हो, ये बाधा बन जाता है। जब यूरोप में ये कहा गया कि भाई दोनों अलग अलग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन दोनों के बीच में, ये अलग पर्पस सर्व करता है समाज के अंदर और पॉलिटिक्स अलग पर्पस करती है, और हम दोनों को नहीं मिलाएंगे। इससे पहले तक समाज ऐसा था जिसमें मिला के काम चल रहा था। चर्च और उसके बीच में एक बड़ा गहरा ताल्लुक था, वो ताल्लुक तोड़ दिया पूरी तरह। हमारे यहाँ तोड़ा नहीं गया, हमारे यहाँ तोड़ा नहीं गया, और उसकी वजह से आज वो बाधा बन रहा है। तो फिर आपको लग रहा है सुधार कैसे आएगा? जैसे आपने कहा कि राजनीति जो है वो उस खुली सोच को यहाँ आने नहीं दे रही, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आने नहीं दे रही, लेकिन सर बात ये भी है कि राजनीति उसी तरह का माल तैयार करती है जिस तरह की गुंजाइश उसे समाज में दिखती है। अगर कल को समाज ये तय कर दे कि नहीं, हमें इस तरह की राजनीति की जरूरत नहीं है, तो राजनेता उस तरह का माल कैसे तैयार करेंगे? तो जो जिम्मेदारी है वो राजनीति पर आपको लग रहा है कम है, समाज पर ज्यादा है? आप सही सवाल उठा रहे हैं कि जब तक समाज के अंदर चेतना है एक खास तरह की, तब तक राजनेता उसको भुनाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है। हम तो नहीं लड़ने जा रहे इलेक्शन, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा, आप भी नहीं शायद बनेंगे, आप भी इलेक्शन लड़ के एमपी नहीं बनेंगे, या हो सकता है कल को हो जाए, बहुत सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं उस रास्ते पे भी। पर अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या जिम्मेदारी है? सही बात। क्लैश ऑफ आइडियाज जब से कॉन्शियसनेस आई है, तब से इंसानों के बीच में, इंसानी समाज में चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लैश ऑफ आइडियाज में आप कौन से आइडियाज के साथ हैं, किस सोच के साथ हैं। मैं ये समझता हूं कि बदलाव की सोच के साथ खड़ा होना एज ह्यूमन बीइंग और एज साइंटिस्ट एंड एज एथीस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो बदलाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी एक चीज के ऊपर मैं नहीं टिक सकता, किसी एक तरह के आइडिया पे नहीं टिक सकता। मुझे बेसिक आइडिया तलाश करना पड़ेगा, और बेसिक आइडिया ये है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड और हमारा समाज और हमारी जिंदगी, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के मरने तक, ये कोई सुपरनेचुरल पावर चला रही है। तो ये बेसिक चीज है सारे धर्मों में, ये चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो। बुद्धिज्म में जाहिर है कि जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें भगवान का और
देवी देवताओं का कोई की जगह नहीं है, इसी तरह जैनिज्म में नहीं है, लेकिन बाद में वो सब कुछ आ जाता। तो ये कॉमन है, इसमें हमें लड़ना ही पड़ेगा। क्लैश ऑफ आइडियाज में हमको इस जंग में तो उतरना ही पड़ेगा एज अ साइंटिस्ट। जो जंग यूरोप में लड़ी गई और काफी हद तक जीत ली गई। सर, इस चर्चा के आखिर में जो एक और जो हमने सवाल जो कर रहे थे कि ईश्वर को लेकर जो कई तरह की चीजें खड़ी होती हैं जो अनुत्तरित हैं, जिसके जवाब नहीं मिले, उसमें एक चीज पुनर्जन्म को लेकर भी आती है। हमारे इस खित्ते में जो दुनिया के यहाँ पर जो भी रिलीजन पैदा हुए, हिंदू धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, इनमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दिखता है, लेकिन अब्राहमिक रिलीजन में नहीं दिखता है। Correct. अब एक डॉक्टर हैं इयान स्टीवेंसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, इन्होंने तकरीबन 2500 ऐसे केस हैं जिन पर स्टडी की है जहां पर इनको पुनर्जन्म की निशानियां मिली हैं। मतलब ऐसे बच्चे शरीर मिले हैं जिनके शरीर पे वो बर्थ मार्क है जहां पिछले जन्म में उनके हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था। उनके बताए नाम सही निकले हैं, जगहें सही निकली हैं, और इस पूरे डिपार्टमेंट को डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज के नाम से वहां पर अभी भी मौजूद है। इस फिनोमेना को आप कैसे मानते हैं? इसे आप खारिज करते हैं, स्वीकार करते हैं? मुझे जाहिर है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, और आपने पॉइंट आउट किया है तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैं पर्सनली और साइंस इसको इसी नज़र से देखती है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक किए गए हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स जितने भी किए गए हैं वो सारे फेक निकले हैं, झूठ निकले हैं। यानी पुनर्जन्म के दावे सारे के सारे झूठे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे भूत होने के दावे झूठे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि किसी के डायन होने के दावे झूठे निकले हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे जीवन के ऊपर 7 जो 12 जो वो हैं ज़ोडिएक साइन, उनका कोई असर होता है। इसको तो टेस्ट किया गया, 40 साल की स्टडी थी, सारे झूठे निकले। तो मैं एज अ साइंटिस्ट, और साइंस मेरी समझ से पुनर्जन्म के आइडिया को इसलिए खारिज करती है क्योंकि आत्मा का कोई एविडेंस नहीं है, और आत्मा को ही खारिज करती है साइंस। हमारा जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए, और जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए। ये दो चीजें जिंदगी का आज की साइंस की समझ के हिसाब से बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो जीवन में गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा को कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये जो सबूत है, स्टडीज हैं सर जो इतनी बकायदा, भाई साइंस कह रही है कि आत्मा है ही नहीं। कोई स्टडी कर रहा है तो कुछ गड़बड़ ही होगी, साइंस के बाहर ही होगी वो स्टडी, साइंस के अंदर तो नहीं हो सकती। मैं फिर दर्शकों को बता दूं, वो भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। इयान स्टीवेंसन है, यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में, और डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज के नाम से अभी भी मौजूद है। 2500 के आसपास केस हैं। बहुत सूडो साइंस हुई है दुनिया में। ये भी एक सूडो साइंस मुझे लगती है, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन सूडो साइंस लगती है। मैं एज अ साइंटिस्ट पूरी तरह से, आप जैसे शुरुआत की थी हमने, चीजों को जब तक खुद ना समझ लो तब तक रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके बावजूद आत्मा का कॉन्सेप्ट जो हर धर्म के अंदर मौजूद है, उसको साइंस पूरी तरह से रिजेक्ट करती। तो अगर उसको रिजेक्ट करती है तो फिर पुनर्जन्म को भी रिजेक्ट करती है। उसको अगर रिजेक्ट करती है तो फिर वहां ऊपर जाकर के कयामत के बाद जन्म वापस मिलेगा आपको, इसको भी रिजेक्ट करती है। बिल्कुल। तो गौर साहब, एक चीज समझाइए, चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ रहे हैं। एक चीज जो मैं कभी कभी कन्विंस नहीं होता हूं, और आप भी इस चीज को शायद कुछ हद तक इससे इत्तेफाक रखेंगे, कि गौहर रजा साहब ने 40-45 साल तक दुनिया को देखा, किताबें पढ़ी, इतनी तालीम हासिल की, ऑब्जर्वेशन है, इतने लेक्चर दी, तो आपकी एक आज समझ पैदा हुई है, इंटेलेक्ट एक पैदा हुआ है। मेरे लिए कभी ये यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि जिस आदमी ने इतनी ईमानदारी से दुनिया को समझा, एक इंटेलेक्ट हासिल की, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कल को शरीर चला जाए तो वो जो इंटेलेक्ट है, जो उसने कॉन्शियस डेवलप की थी, ये भी कहीं हवा हो जाएगी। तो उसके बाद उसको अगले, मतलब जो भी उसका जन्म है या कुछ भी है, उसको वहां से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि ये मेहनत ऐसी जाया हो जाएगी जो आपने या हमने इस जन्म में की, कि हमारे जाने के साथ ही कॉन्शियस भी चली जाएगी? कल और आएंगे नगमों की खिलती चलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जो हम असासा छोड़ के जाते हैं, उसमें कल को
ऐसे इंटेलेक्चुअल्स पैदा होंगे जो इसको एनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे। ये दौलत बढ़ती जाएगी और मेरे ऊपर खत्म नहीं होगी। मैं अपने विचारों में जो कुछ छोड़ के जाऊंगा, उसमें जो काम का है वो अगली नस्लें इस्तेमाल कर लेंगी, जो काम का नहीं है उसको रिजेक्ट करके एक तरफ डस्टबिन में डाल देंगी। तो कहीं हवा में रह जाएगा ऐसा कुछ, कहीं स्पेस में रह जाएगा ऐसा कुछ, ये बेकार की बातें हैं। लोगों के जहनों में अगर ये सफर जारी रहा, जो खतरे में है आज, जिंदगी खतरे में है इस धरती के ऊपर कई तरह से, जिनके बारे में कई साइंटिस्ट ने हमको चेताया है, उसको भाई बहुत सीरियसली हमें लेना चाहिए। और ये छोटे छोटे झगड़े जो हैं, इनसे बाहर निकल करके एक बड़ा विजन तैयार करना चाहिए कि हम इस धरती को कैसे बचाएंगे, इसके पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, इसकी जो लूट हो रही है उससे कैसे बचेंगे, और खुद इंसानियत को कैसे बचाएंगे इस धरती के ऊपर। क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कहा कि बस यही एक नन्हा सा कण है इस बड़े अथाह ब्रह्मांड के अंदर, जिस पे हमें मालूम है कि जिंदगी है। ये प्रेशस है, बहुत छोटा, बहुत नन्हा, बहुत इनसिग्निफिकेंट होने के बावजूद बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है। इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूं कि गौहर रजा इसके ऊपर सिग्निफिकेंट नहीं है। ये ख्यालात जिनका लगातार क्लैश चल रहा है कि हम कैसे बचाएं, कैसे अमन, चैन, भाईचारा, शांति कायम करें ताकि अगली नस्लें बेबाकी से सवाल पूछ सकें,